दोस्तों नमस्कार, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 का जो एग्जामिनेशन 7 जुलाई को होने वाला है उसका सीडीपी सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जामिनेशन की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, इसलिए आप सीटेट की तैयारी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल से तैयारी अच्छे से करिए, जिससे कि आपका नंबर अच्छा आएगा और आप पास कर जाएंगे सीटेट में। सीटेट पास कर जाएंगे तो आप बिहार में टीचर बन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी करिए और उसके साथ साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए, जिससे कि आपका नंबर अच्छा आएगा सीडीपी में। और भी जो ईवीएस की मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है तो उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ सीडीपी की भी प्लेलिस्ट बना दिया है, जो पिछली क्लासेज जो 3 क्लासेज हुई हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेज में ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या कि बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा मीन्स चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा के समर्थक कौन हैं? जॉन डेवी हैं। कौन? जॉन डेवी ने यह बताया था कि बाल केंद्रित शिक्षा की ये समर्थक हैं। ठीक है, कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या? बच्चों को केंद्र बिंदु मान करके हम लोग क्या करते हैं? शिक्षा को देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक का रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं का ध्यान में रखते हुए क्या प्रदान की जाती है? शिक्षा। क्षमताओं को, रुचियों को और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बालक को शिक्षा दी जाती है। जब हम बच्चों को बाल शिक्षा केंद्रित प्रदान करते हैं, केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षक रुचिकर होता है। क्या होता है? शिक्षण रुचिकर होता है। जो हम एजुकेशन देते हैं वो क्या होता है? रुचिकर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते के बारे किसके बारे में? प्रोग्रेसिव। क्या है? प्रोग्रेसिव शिक्षा, प्रगतिशील एजुकेशन। प्रगतिशील एजुकेशन, जब हम बच्चों को हम उसकी अभिवृत्तियों मीन्स एटीट्यूड्स, इच्छाओं, इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है। जो शिक्षा एजुकेशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए बनी है। क्या? प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो प्रगतिशील शिक्षा जो है बच्चों के लिए बनी हुई है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना हुआ है। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है? प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, मीन्स ऑल राउंड विकास होता है, चौमुखी विकास होता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। कैसे सीखना? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग प्रबल देती है। कौन? प्रगतिशील शिक्षा जो होती है करके सीखने को ज़्यादा प्रबल देती है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। किसमें? प्रगतिशील शिक्षा में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें सहयोगितापूर्ण अधिगम होता है। क्या होता है? कि सहयोगितापूर्ण अधिगम होता है, मीन्स कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, मीन्स सभी लोग मिल करके आपस में एजुकेशन को सीखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होती है बच्चों में समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करे। क्या करती है? बच्चों के जो समूह होता है कि उसको बच्चा जो है एक्टिव होकर के सीखे, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और उसके साथ साथ सोशल स्किल भी बच्चों को सिखाया जाता है। क्या क्या सिखाया जाता है? सोशल स्किल सिखाया जाता है, और ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चा जो है एक्टिव होकर के उसको सीखे। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान बहुत ज़्यादा है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जो जॉन डेवी हैं उनका योगदान क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि जॉन डेवी ने शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रणाली क्या दिए हैं कि ट्राइपोलर प्रोसेस क्या बताया है? त्रिध्रुवीय प्रणाली, पोलर प्रोसेस। टीचर क्या होते हैं? टीचर पहला है, दूसरा क्या है? बालक, तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम। क्या है? ये सारी चीजें हैं। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं क्या टीचर क्या करता है। टीचर क्या है? स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यह स्वतंत्र है। ठीक है, और बालक क्या है? इसमें
आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल चर है, ये डिपेंडेंट चर है, आश्रित चर है, ठीक है। और पाठ्यक्रम क्या है, उसका मध्यस्थता का काम करता है, मीन्स मध्यस्थ चर है, इंटरमीडिएट वेरिएबल है। अगर मान लीजिए बच्चा रहेगा, उसके साथ साथ टीचर रहेगा और उनका पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, मीन्स तीनों रहने चाहिए। इसमें त्रिध्रुवीय प्रणाली में तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजू भाई को जाता है। जो भारत में जो बाल केंद्रित शिक्षा मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो जाता है वो गिजू भाई को दिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या, सिगमंड फ्रायड के बारे में। सिगमंड फ्रायड कौन थे और इन्होंने क्या क्या चीजें बताया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या दिया हुआ है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या दिया हुआ है, साइको एनालिटिक थ्योरी दिया हुआ है, साइको एनालिटिक थ्योरी दिया हुआ है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है, वियना है, जो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। किसका किया जाता है, मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। इन्होंने 3 टाइप्स के मन बताए हैं। क्या बताए हैं, इन्होंने 3 टाइप्स के मन बताए हैं। कौन कौन से मन बताए हैं इसके बारे में डिस्कस करते, क्या, चेतन मन मीन्स कॉन्शियस माइंड कितना होता है, 10% होता है चेतन मन। अर्ध चेतन मन कितना होता है, सब कॉन्शियस माइंड कितना होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अचेतन माइंड, अनकॉन्शियस माइंड 90% होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, चेतन मन क्या होता है कि यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। क्या, जो प्रेजेंट में विचार चल रहे हैं उससे रिलेटेड होता है चेतन मन, ठीक है। और अर्ध चेतन मन क्या होता है, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, तुरंत ज्ञान नहीं था। यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए बट इन्होंने क्या किया है, टाइपिंग मिस्टेक गया है, ज्ञान लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तुरंत ज्ञान नहीं होता लेकिन कुछ टाइम दे करके याद किया जा सकता है। किसमें, अर्ध चेतन मन में, ठीक है। और अचेतन क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड, इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते, क्या, फ्रायड ने व्यक्तिगत के कौन से 3 भागों में बांटा है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी को 3 भागों में कैसे बांटा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या पहला है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, इदम है। इदम क्या होता है, इदम की, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं। क्या है, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि, ये सब क्या है, इदम है। को सर्टिफाइड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इदम में ये क्या होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मूल हमारी आवश्यकताएं होती हैं। और सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। मीन्स भूख, प्यास, सेक्स, ये सारी चीजें सर्टिफाइड होनी चाहिए मनुष्य की टाइम टू टाइम। अगर नहीं होगा तो वो उसको कुछ ना कुछ चीजों से ग्रसित हो सकता है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते, क्या, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, इन्होंने ईगो दिया हुआ है, मीन्स अहम। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है। किसका, आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है, या इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या, जो नेक्स्ट पॉइंट बारे है, क्या, परा अहम। क्या होता है, परा अहम, सुपर ईगो। क्या, परा अहम, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होती है वह बुरे कामों में उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। जिसमें सुपर ईगो जितना ज्यादा होगा वो बुरे कामों से बहुत ही दूर होता है। अब हम बात करते हैं, क्या, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में। क्या, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो दोस्तों, ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता क्या है, इसमें लड़का अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है। क्या करता है, इसमें जो लड़का होता है अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है और अपने पिता के मुकाबले, जो पिता से थोड़ा कम करता है लेकिन माता से ज्यादा प्यार करता है। कौन, लड़का अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है। ये पूछा जाता है कि जो ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है किसमें पाया जाता है, तो लड़के में पाया जाता है। ये पूछा जाता है सीटेट में और ये 100% पूछा भी जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है इसमें लड़की अपने पिता से ज्यादा प्यार करती है। क्या करती है, अपने पिता से ज्यादा प्यार करती है अपनी माँ के मुकाबले। कौन, लड़की। मीन्स ये पूछा जाता है कि लड़की में कौन सी एक कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रा पाई जाती है, ठीक है। ये ओडिपस जो है वो बॉय में पाया जाता है, लड़का में पाया जाता है, और इलेक्ट्रा जो होती है लड़की में पाई जाती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वमोह होता क्या है, नार्सिसिज्म क्या होता है, इसमें व्यक्ति खुद से
सबसे ज्यादा प्यार करता है, खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं। मीन्स वो खुद से ज्यादा प्यार करता है, नार्सिसिज्म बोला जाता है। यह भी पूछा था कि नार्सिसिज्म क्या होता है, तो उसमें व्यक्ति खुद से प्यार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, समायोजन। एडजस्टमेंट होता क्या है, एडजस्टमेंट समायोजन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। कुसमायोजन क्या होता है, कुसमायोजन मतलब माल एडजस्टमेंट होता क्या है, माल एडजस्टमेंट होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह कुसमायोजन होता है। मीन्स जैसे किसी व्यक्ति को ठंड लग रही है, अगर वो क्या एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, मीन्स वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कुसमायोजन बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुसमायोजन के तत्व क्या हो सकते हैं, कुसमायोजन के तत्व क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि तनाव स्ट्रेस क्या होता है, तनाव स्ट्रेस। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव में आ जाता है। कैसे आ जाता है, तनाव में आ जाता है। द्वेष चिंता, हेटर्ड या वरी, जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता है तो उसे द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। मतलब कि वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाएगा तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। दबाव, कंप्रेशन क्या होता है, दबाव प्रतियोगिताओं के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। क्या कहता है, जैसे प्रतियोगिता ज्यादा होगी तो उसमें अगर मान लीजिए कि वो नीचे हो जाए तो इसमें उससे कंप्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या, कुंठा होता क्या है, इसके बारे में हम लोग, कुंठा क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, जो उसी को हम कुंठा बोला जाते हैं। मीन्स क्या बोलते हैं, अगर किसी की इच्छा है कि हम ये चीजें खाएं, वो चीजें उसको मिल नहीं पाती है तो उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो आदमी कुंठित होकर के रह गया है। जैसे मान लीजिए कि हम टीचर बनना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि मैं टीचर नहीं बन पाया सरकारी, तो क्या होगा कि ये कुंठा कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द्वंद्व होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व मीन्स कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब एक समय में दो शक्तियां जागृत होती हैं तब व्यक्ति में के अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है। जो दो शक्तियों का मतलब, जैसे शेर में, जंगल में दो शेर हैं, शेर जंगल का राजा होता है, अगर दो शेर रहेंगे, मेल शेर दो रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में लड़ाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है। ठीक है, अब सुरक्षा युक्तियां क्या होती हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुरक्षा युक्तियां होती क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करें। ऐसी युक्तियां होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रचनात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। क्या, एक प्रत्यक्ष विधि मीन्स डायरेक्ट मेथड, और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष विधि मीन्स इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट इसके बारे में अप्रत्यक्ष विधि के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि होती क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, डायरेक्ट मेथड होता क्या है कि तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप से अपनाता है। क्या करता है, व्यक्ति जिन्हें चेतन रूप से अपनाता है उसे हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप से अपनाता है, उसे हम अप्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तर्क संगत क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारणों प्रतिक्रिया देता है, जैसे पेपर न पास होने पे अध्यापक को दोष देना, ये रेशनलाइजेशन होता है, मीन्स तर्क संगत होता है। ठीक है, दमन क्या होता है, रिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें होती हैं। क्या होती हैं, कष्टदायक यादें होती हैं, विचार या भावना या अचेतन मन में चली जाती हैं। जो कष्टदायक यादें, विचार या भावना कहाँ पे चली जाती हैं, अचेतन मन में चली जाती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, दमन बोलते हैं, रिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब समन क्या होता है, सप्रेशन क्या होता है, जब व्यक्ति की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसे हम फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देना चाहते हैं, उसे हम समन बोलते हैं। ठीक है, अब क्षतिपूर्ति क्या होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्षतिपूर्ति क्या होता है, क्षतिपूर्ति मीन्स
कंपेंसेशन। क्या कंपेंसेशन होता क्या है? इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या सफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपेंसेशन बोलते हैं। जैसे कम लंबाई वाली लड़की ऊंची हील पहनती है। क्या बोलती है? कम लंबाई वाली लड़की ऊंची हील पहनती है, मीन्स उसका सैंडल जो रहेगा वो ऊंचा रहेगा तो इसका कंपनसेशन हो जाएगा, मीन्स उसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो इसको क्षतिपूर्ति ही करते कहते हैं। अब हम आत्मीकरण और किसके बारे में पढ़ते हैं? आत्मीकरण होता क्या है या तदात्मीकरण आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के क्या करता है? इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर के खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। जैसे सलमान खान को देख करके लड़के अपनी बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, इसको आत्मीकरण बोलेंगे या आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे या तदात्मीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन क्या होता है इसके बारे में। प्रतिस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करने समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट सुनने पर वह घर पे आने के बाद बच्चों पर गुस्सा निकालना, ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन वो करता है। मतलब जैसे कोई आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, अगर उसके बॉस ने उसको डांट दिया तो वो आकर के वो जो डांट है वो गुस्सा जो है अपने बच्चों पे निकालेगा, तो उसको हम प्रतिस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, क्या है उसके बाद? क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रतिगमन, रिग्रेशन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना। क्या? बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना क्या होता है कि जो ये होता है प्रतिगमन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस क्या है? उदात्तीकरण क्या होता है? उदात्तीकरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उदात्तीकरण, सब्लिमेशन होता क्या है कि इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि से स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार, जैसे बचपन में गुस्सेल बच्चे का बड़ा होकर के बॉक्सर बन जाना। क्या? बचपन में अगर कोई गुस्सा बच्चा कर रहा है और वो आने वाले समय में बॉक्सर बन जा रहा है तो गुस्सा होकर के अपनी बॉक्सर की चीजें निकालेगा और सामने वाले पे। ओके दोस्तों, तो क्या है? उदात्तीकरण है, सब्लिमेशन है। ये पूछा जाता है कि सब्लिमेशन होता क्या है? तो जो बच्चा छोटे चीजों में जो सीखा, अगर मान लीजिए कि वो आर्मी वाले के चीजों को सीख रहा है तो आने वाले समय में जाकर के वो आर्मी बनेगा, मतलब कि सेना में जाकर के अपना वो चीजें करेगा, तो उसको हम उदात्तीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आकलन, मूल्यांकन या असेसमेंट। क्या? तो सबसे पहले हम लोग आकलन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? आकलन, असेसमेंट होता क्या है? किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। किसी भी चीज के बारे में जानकारी जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आकलन बोलते हैं। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को इंप्रूव करने का एक तरीका है। क्या करता है? आकलन जो होता है अधिगम को, लर्निंग को इंप्रूव करने का एक तरीका है। आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कंफ्यूजन हो, क्या? कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कंफ्यूजन हो बच्चे को उसको समझाना चाहिए, मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो भी जानकारी होती है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना चाहिए कि कैसे कैसे सारी चीजें हो रही हैं। तो ये असेसमेंट है। क्या है? आकलन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आकलन दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? जो असेसमेंट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। कौन कौन? रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या? रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है? पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। क्या? पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही क्या? रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन का तरीका है। क्या? बेस्ट आकलन का तरीका है। ठीक है, और योगात्मक आकलन क्या होता है? इसकी समेटिव आकलन होता क्या है कि साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन होता है। क्या होता है? साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन होता है। ठीक है, अब इसमें और जो पॉइंटेड चीजें हैं उसको भी देख लेते हैं। क्या? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है तो समेटिव असेसमेंट होता है। क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट होता है, मीन्स सीखने का आकलन होता है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ था
तो ये सीखने का आकलन हो गया। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स सेल्फ असेसमेंट, सीखने के रूप में आकलन, क्या, सीखने के रूप में आकलन। सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन, ये अलग अलग बातें हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन, क्या, मूल्यांकन को क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण, क्या, किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुणों या दोषों का विवेचन करने, उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुणों या दोषों का विवेचन करने, उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक भी हो सकता है, उसके साथ साथ ये गुणात्मक भी हो सकता है, मीन्स ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस, क्या, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, क्या, सतत और व्यापक मूल्यांकन मीन्स CCE, क्या, CCE। ये ऐसे, ये जो CBSE है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन करती है, मीन्स समय समय पे मूल्यांकन करते रहती है और पूरे साल तक ये मूल्यांकन चलते रहता है। मीन्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, क्या, 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता था, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं पे ध्यान से शामिल किया गया था, ठीक है। शैक्षिक और गैर शैक्षिक को दोनों को मूल्यांकन किया जा रहा था और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए होता था। मीन्स अगर बच्चा 1 साल पढ़ रहा है तो उसका पूरे साल तक मूल्यांकन होता रहता था, ठीक है। और जोर देती थी CCE इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गतिविधियों की जगह कम अंतराल, लेस फ्रीक्वेंट पर होने वाली गलतियों को सुधारना, जो कम अंतराल पे जो कुछ गलतियां हो रही हैं उसको सुधारने पे ज्यादा फोकस किया जाता था, किसके द्वारा, CCE के द्वारा, ठीक है। अब स्कूल बेस्ड मैनेज असेसमेंट क्या होता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में SBA क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कि इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह, क्या, इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह इसमें खुद ही उनकी क्षमताओं, कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाता है, क्या, मीन्स खुद टीचर अपने बच्चों को टेस्ट पेपर बना करके उनको देता है कि कैसे सारी चीज़ों को आएगा पेपर तो सॉल्व करना है। मीन्स वो तो बना के देगा तो बच्चे क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो उनको पता रहेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जा सकते हैं और इतने समय हमको करना रहेगा, तो पहले से वो सारी चीज़ें ये स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट में आती है, असेसमेंट में आता है, ठीक है। क्या है, अब इसमें गत्यात्मक मूल्यांकन क्या होता है, डायनेमिक असेसमेंट क्या होता है, यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करती है, क्या, बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करती है। अब मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या मूल्यांकन की विशेषताएं होती क्या है, क्या इवैल्यूएशन की विशेषताएं, वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है, वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। वैध मूल्यांकन वो होता है कि जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में हमको जानना है हम केवल उसी का मूल्यांकन करेंगे तो उसको वैलिडिटी बोलेंगे, मूल्यांकन बोलेंगे, ठीक है। यह विश्वसनीयता क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है कि विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। मीन्स कहने का मतलब कि हम पेपर के पहले क्या देते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर दिलवाते हैं बच्चों को। मॉडल टेस्ट पेपर दिलवाने का मतलब ये है कि वो बच्चे सेम उसी प्रकार का पेपर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विश्वसनीयता मापन कहलाएंगे, मतलब कि रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन होगा वो, ठीक है। मीन्स पेपर से पहले मॉडल टेस्ट पेपर करवाया जा रहा है तो क्या। फिर प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है, प्रैक्टिकलिटी क्या, व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, जो प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है उसको, ठीक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है वो व्यवहारिक होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए और कुशल होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या होता है, वस्तुनिष्ठता जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, क्या मीन्स मल्टीपल क्वेश्चन, MCQ, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठता
जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो तो उसमें क्या होगे, वस्तुनिष्ठता उसको बोलते हैं। ठीक है। अब व्यापकता क्या होता है कि इसमें सारे गुणों का समान मापन होता है। क्या होता है, इसमें सारे गुणों का समान मापन होता है। ठीक है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या, एक फाइल होती है जिसमें बच्चे के सारे चीजों के बारे में दिया गया है, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप फाइल देख रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। क्या होता है, कलेक्शन होता है कामों का। ठीक है। तो इसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा गया होता है। किसमें, पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सहशैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी भी उस पोर्टफोलियो से मिलती है। बच्चों के पोर्टफोलियो को बनाने का उद्देश्य यह होता है कि इसकी सहायता से उसका मूल्यांकन करना आसानी से हो जाए। मीन्स अगर बच्चे को हम सामने से देख लेंगे तो उसे कोई मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। अगर हम उसमें कुछ उसकी पोर्टफोलियो बनाई गई है तो उसको हम एक बार पढ़ लेंगे तो टीचर जो हो जा रहेगा वो जान जाएगा कि उसके में क्या प्रॉब्लम है, क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, ये सारी चीजें जान जाएगा। ओके। अब हम रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। रिकॉर्ड होता क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। इसमें बच्चों के सभी तरह के रिकॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड होते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती है। किसमें, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। ठीक है। अब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है, इसमें बच्चों के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक, अटेंडेंस और अचीवमेंट जो होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। अब शिक्षण की विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग उसके। तो दोस्तों मैं बता दूं कि टीचिंग शिक्षण वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके जैसे जो दोस्त होंगे, आपके जैसे जो टीचर होंगे, उन लोगों की हेल्प करिएगा सीटेट पास करने के लिए, क्योंकि सीटेट का जो रिजल्ट होता है बहुत ही कम परसेंट में आता है। मीन्स 8%, 10%, 12%, कभी भी 10-30% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया है पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो अच्छे से आप लोग इसको शेयर भी करिएगा, उसके साथ साथ इसको डिस्कस भी करिएगा और उसके साथ साथ कमेंट भी करते रहिए। कोई भी अगर आपको सुझाव होगा या कोई भी चीज़ दिक्कत होगी तो उसको आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम डिस्कस करते हैं क्या टीचिंग मेथड होता क्या है। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मेथड्स होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है। क्या दी जाता है एक प्रॉब्लम दिया जाता है और जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं। क्या करते हैं, स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया होता है या उसमें कुछ रूल दे दिया गया होगा या तो कोई फार्मूला दिया गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग उनको लगाना रहेगा। तो उसमें अपना वो अपने माइंड को उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसका यूज करके उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है। इसके स्टेप होते क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके स्टेप होते क्या है कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले क्या है, समस्या को, प्रॉब्लम जो दिया गया उस समस्या को चुनेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है और समस्या के कारण को दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप क्या है, समस्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद समस्या के क्या करेंगे, समाधान करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, समाधान का व्यवहारिक प्रयोग करेंगे। मीन्स हम अपने डेली लाइफ में उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर हम सीबीएसई यही बोलती है कि आप कोई भी चीज पढ़ाएं तो उसको आप डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, वो फिक्स लर्निंग होगा। मीन्स वो हमेशा पूरे लाइफ तक फिक्स रहेगा। ओके दोस्तों। अब हम आगमन विधि के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आगमन विधि होती क्या है उसके बारे में, इंडक्टिव मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस विधि में सीधे अनुभवों, किससे, एक्सपीरियंस से, उदाहरणों से तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, अनुभवों से, एक्सपीरियंस से या उदाहरणों से या प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है। क्या, शिक्षण छात्र केंद्रित होती है, मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ठीक है। विद्यार्थियों को करके सीखने के लिए, क्या, लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा बल देती। कौन, आगमन विधि। यह पूछा जाता है कि आगमन विधि क्या लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की विधि है या नहीं है, तो यस, ये लर्निंग बाय डूइंग करके विधि का आगमन विधि है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस विधि में तर्क करते हुए क्या करते हैं, इस विधि में तर्क करते हुए क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। किधर,
उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल से नियम की तरफ चलते हैं, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। किधर? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलते हैं, और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। क्या? विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। ये पूछा जाता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर किस में चलते हैं, तो इंडक्टिव मेथड में चलते हैं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, और मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर किधर चलते हैं, तो इंडक्टिव मेथड में हम लोग चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, निगमन विधि। क्या निगमन विधि क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिडक्टिव मेथड। क्या? डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है। क्या ज्ञान? यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है, जो टाइप मास्टर बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा है, अब इसको हमको सही समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है कि ये ज्ञान दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है। क्या कहता है? उदाहरण देकर के नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित होती है। क्या? टीचिंग केंद्रित होती है, टीचर सेंटर्ड होती है। मीन्स टीचर क्या करेगा, इसको समझाएगा तभी तो बच्चे को पता चलेगा, इसलिए ये टीचर केंद्रित होती है, क्योंकि अगर टीचर नहीं रहेगा तो बच्चे उसको जान नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। सारे नियम को कौन सिखाएगा? इसमें टीचर ही सिखाएगा, इसलिए क्या होती है, ये टीचर सेंटर्ड विधि होती है। इस विधि में होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि इस विधि में जो है कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ चलते हैं। किधर? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, अज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, और नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये किस में होता है? ठीक है, इस वाले विधि में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि समस्या समाधान विधि। क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है और जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समस्या समाधान विधि बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोजेक्ट विधि। क्या है? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक हैं। कौन है? ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है, तो किलपैट्रिक हैं। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। क्या होती है? अनुभव केंद्रित होती है। तो बता दो क्या दोस्तों, ये अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है, किसमें? सोशलाइजेशन पे ज्यादा बल देती है। और इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? स्वतंत्र होकर के कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। किससे? वास्तविकता के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए। क्या? ज्ञान कराए, बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए, भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उन्हें अन्य भाषा सिखाई जाती है। इसे अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर के बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास के द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है। तो इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सकते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक रूप से सीख सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष विधि बोलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? विश्लेषण विधि के बारे में डिस्कस करते हैं कि विश्लेषण विधि होती क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एनालिसिस मेथड। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है और समीक्षा करते हैं, उसके साथ साथ उसको हल किया जाता है। मीन्स जो विश्लेषण एनालिसिस विधि होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। किसको? प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से हम प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? संश्लेषण विधि। सिंथेसिस मेथड्स क्या होता है? सिंथेसिस मेथड होता क्या है कि विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि का, क्या? विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि का एक दूसरे के पूरक होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात क्या ही कि संश्लेषण का कार्य होता है और इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। क्या? किसी भी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग इसका प्रायः ज्यामिति में करते हैं, मीन्स ज्योमेट्री में करते हैं। छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके समस्या का हल किया जाता है। तो ये संश्लेषण विधि हो जाएगा। अब हम अनुकरण विधि के बारे में डिस्कस करते हैं
कि अनुकरण विधि होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अनुकरण विधि होती क्या है। कि सिमुलेशन विधि, सिमुलेशन मेथड्स, इस विधि में बालक अनुकरण करता है, क्या करता है, इमिटेशन करता है और उसके बाद सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके सीखता है, लिखना सीखता है और पढ़ना सीखता है। वह नवीन रचना करना सीखता है। क्या सीखता है, नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुन करके वाचन करना सीखता है। क्या, बालक शिक्षक के उच्चारण करने को सुन करके उसका वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर उसके बाद बच्चा उसका अनुसरण करता है। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा का शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। क्या, भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, व्याख्यान विधि। क्या, व्याख्यान मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या, व्याख्यान मेथड मीन्स लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। क्या की जाती है, किसी भी तथ्य या पॉइंट या व्याख्या विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। क्या, व्याख्यान विधि को पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसको सबसे पुरानी विधि माना जाता है शिक्षण का, तो व्याख्यान विधि सबसे पुरानी विधि होती है शिक्षण की। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। क्या होती है, इस विधि में शिक्षक की भूमिका जो होती है बहुत ही प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि भी माना जाता है। क्या माना जाता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति के आधार पर मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम कराती है। क्या, मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक सोशल जो साइंस होता है उसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। किसमें, सामाजिक विज्ञान में। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है। क्या देता है, व्याख्यान जो होता है शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पे उस पर अधिक बल दिया जाता है। अब हम चंकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, खंडीकरण क्या होता है, खंडीकरण क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चंकिंग क्या होता है, चंकिंग। ठीक है, इसमें बच्चे का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको टुकड़े में तोड़ करके समझाया जाता है। पॉइंट में अलग अलग पॉइंट में तोड़ के समझाया जाता है, जिससे कि बच्चा याद कर लेता है। जैसे सिलेबल, कोई भी वर्ड 2 सिलेबल या 3 सिलेबल से के मिलकर के बना होता है, अगर उसको अलग अलग बांट देंगे तो उसको बच्चा अच्छे से सीख लेता है। जैसे मोबाइल नंबर होता है, अगर 10 मोबाइल नंबर है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, तो इसको 3 या 4 अंकों में समूह में बांट देंगे, बच्चा आसानी से याद कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, कि जो सामाजिकरण है, क्या है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सोशलाइजेशन होता क्या है। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। क्या करता है, मानव किससे सीखता है, समाज से, सोशल से सीखता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सामाजिकरण बोलेंगे। यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। क्या, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, पूरे जीवन भर चलती रहती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। क्या, प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों रूप से सीखा जाता है, सामाजिकरण होता है। ठीक है, सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स होते क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या, कि बच्चे के समाजीकरण के मुख्यतः 2 तरह की एजेंसी होती हैं। कौन कौन सी 2 तरह की एजेंसी काम करती है। क्या, एक सक्रिय एजेंसी मीन्स एक्टिव एजेंसी। क्या, एक्टिव एजेंसी, इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवार, जो बच्चा परिवार में रहेगा तो परिवार की सारी चीजों को वो सीखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एजेंसी बोलेंगे। दोस्त के साथ रहेगा तो दोस्त की सारी चीज़ों को सीखेगा। अगर बुराई है तो दोस्त में तो बुराई भी सीखेगा, अगर अच्छाई है तो वह दोस्त की अच्छाई को भी सीखता है। मीन्स उसके बाद क्या है, पड़ोसी से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसके साथ साथ रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल, इन सब सारी चीज़ों से ये सक्रिय एजेंसियाँ है, जिससे बच्चा सक्रिय होकर के सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। ठीक है, अब निष्क्रिय एजेंसियों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पुलिस स्टेशन का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इसका सीधा प्रभाव बच्चे पे नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि पैसिव एजेंसी बोलते हैं, निष्क्रिय एजेंसी बोलते हैं। अब समाजीकरण की इकाइयों के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में, समाजीकरण की इकाइयों के बारे में डिस्कस करते हैं।
एजेंसी के बारे में, ठीक है, कि परिवार क्या होता है, फैमिली। फैमिली सामाजिकरण का आरंभ जो होता है कहाँ से होता है, ये पूछा जाता है दोस्तों। ये जो पॉइंट है ना फैमिली, ये पूछा जाता है कि सामाजिकरण का आरंभ परिवार से होता है। जो बच्चे का जो लर्निंग होती है वो भी सबसे पहला स्कूल जो होता है उसका परिवार ही होता है, ठीक है। सामाजिकरण का आरंभ परिवार से होता है और यह सामाजिकरण की पहली इकाई होती है। कौन? फैमिली जो होती है सामाजिकरण की पहली इकाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्कूल, टीचर, गेम्स, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, ये सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसीज हैं। क्या है? सोशलाइजेशन की सेकेंडरी इंडस्ट्री है। मीन्स यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, स्कूल से सीखेंगे, टीचर से सीखेंगे। आजकल मीडिया आ गया है, मीडिया में बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी चल रही हैं, जिससे बच्चों को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ रहा है। वो सारी चीजें ठीक है कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से हमको अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को मीडिया से दूर रखना चाहिए। मीडिया पे वो चीजें न परोसे जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो, ठीक है। धार्मिक संस्थाओं में भी वो चीजें नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चों का सोशलाइजेशन सही से न हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या? आनुवांशिकता और हेरिडिटी के बारे में। क्या? आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी होता क्या है? मीन्स जब मम्मी पापा के गुण बच्चों में आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता बोलते हैं। मीन्स जब आनुवांशिकता जीन्स, क्या? आनुवांशिक गुण जीन्स, आंख का नाक रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसे हम आनुवंशिकता या वंशानुक्रम बोलते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट कि इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन, ये सब क्या है? ये हमारा इन्वायरमेंट है। क्या है? इन्वायरमेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट का भी हमारे मतलब कि डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ता है, उसके साथ साथ आनुवंशिकता पे भी डेवलपमेंट का प्रभाव पड़ता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या? कि मानव विकास में, क्या? मानव विकास में होने वाले, मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डेवलपमेंट बराबर क्या होती है? हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होती है। मीन्स डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों होता है, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे दिया गया है, क्या? कि क्या दिया गया है कि सेक्स का निर्धारण, क्या? सेक्स का निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, एक्स वाई रहेगा मीन्स वो मेल रहेगा और एक्स एक्स रहेगा तो मीन्स फीमेल रहेगी, ठीक है। हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं पाए जाते हैं। हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स और वाई। क्या? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, मीन्स 23 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से? प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। क्या? विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे जो होते हैं कम बुद्धि के वो हो जाने हैं, या कम बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे तेज बुद्धि के हो जाते हैं, तो इसको प्रत्यागमन का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यागमन का सिद्धांत उसे बोलते हैं जैसे कोई बच्चा प्रोफेसर है, मतलब कि कोई माता पिता प्रोफेसर है लेकिन उसका बच्चा क्या हो गया? कम माइंड का हो गया, तो इसको प्रत्यागमन का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। गाल्टन का सिद्धांत क्या बोला था? गाल्टन ने थ्योरी क्या दिया था? इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर होते हैं जैसे दादा दादी से, तो यह गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत या बायोमेट्रिक कहलाता है। क्या? बायोमेट्रिक थ्योरी कहलाता है। मीन्स दादा दादी से जो गुणों का जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गाल्टन का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। और बीजमैन का सिद्धांत क्या है? हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बीजमैन का सिद्धांत, इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीजों का कोष कभी खत्म नहीं होता है। जो माता पिता से प्राप्त बीजों का कोष कभी खत्म नहीं होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था? ये तो इनको आनुवंशिकता का जनक बोला जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये पूछा जाता है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है? तो ये हेरिडिटी का क्या है? जनक बोला जाता है, इन्हें आनुवंशिकता का जनक बोला जाता है। इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम के बारे में निर्धारित किए हैं। आनुवंशिकता का नियम को इन्होंने बताया है मटर के दानों पर, मटर के पौधों पर प्रयोग करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्या? आगे जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्या है
कि कॉग्निशन या इमोशन एंड माइंड मैपिंग होता क्या है। कॉग्निशन डेवलपमेंट क्या होता है, संज्ञान क्या होता है, इसका मतलब होता है सूचनाओं का ग्रहण। क्या कॉग्निशन मतलब सूचनाओं का ग्रहण करना, यानी मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें वस्तुओं, व्यक्तियों या घटनाओं आदि के प्रति जो अवधारणा बना लेता है उसे ही संज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक क्रियाएं आती हैं, जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क आदि, ये संज्ञान में आते हैं। जिस वातावरण में, पर्यावरण में रह करके ये सारी चीजें सीखता है तो उस अवधारणा बना लेता है, उसको हम कॉग्निशन बोलेंगे। और संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, अवधान, अटेंशन। क्या होता है अटेंशन, कि संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है, क्या करता है, अटेंशन करता है। और स्मृति क्या होती है, मेमोरी क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब बच्चा अपने वातावरण के चारों ओर चीजों का अवधान कर लेता है तो वह उनसे संबंधित सूचनाओं को अपने दिमाग में इकट्ठा करता है। क्या करता है, जब अटेंशन दे लेगा तो मेमोरी याद करेगा कि हाँ इससे संबंधित क्या क्या चीजें मेरे दिमाग में है, तो उसको इकट्ठा करता है। ठीक है, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, इसमें सूचनाओं का वर्गीकरण करके सही समय पर सूचना को प्रस्तुत किया जाता है और उससे मेटाकॉग्निशन बच्चों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में हेल्प करता है। कौन, मेटाकॉग्निशन अपने समझ को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, जांच करने के लिए हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, मानचित्रण क्या होता है उसके बारे में, मन मानचित्रण क्या होता है, माइंड मैपिंग क्या होता है उसके बारे में। इसके द्वारा हम सूचनाओं को अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं। क्या, इसके द्वारा हम सूचनाओं का अपने संज्ञान में, कॉग्निशन में चित्र बनाते हैं और इसे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं कि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने मन को क्रियाशीलता रखते हैं। क्या रखते हैं, क्रियाशील रखते हैं, एक्टिव रखते हैं और खोजबीन करते रहते हैं। जैसे ये बच्चा यहाँ पे दिया गया है, ये अपने माइंड में सोच रहा है तो वो चीज़ें, उसका फिगर यहाँ पे बन रहा है उसके माइंड में, तो ये क्या हो जाएगा, मन का चित्रण हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट जो CDP का है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कल वीडियो आएगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा और अपने नंबर गेन करते रहिएगा, एग्जाम प्रैक्टिस सेट करते रहिए, जिससे आपको नंबर का पता चले कि आप कितना नंबर कर रहे हैं, इससे आपका इंप्रूवमेंट पता चलते रहेगा। तो ओके दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।